आपने 3 साल क्या करा उससे कोई मतलब नहीं है, 40 दिन क्या करेंगे इससे बहुत ज़्यादा मतलब है। तो 40 दिन में चला कोई दिस दैट नहीं करना है। कहीं पे भी अगर आपको लत लक्षण ऐसा कुछ लगा हुआ है तो 40 दिन के लिए हाथ जोड़ लो। तो मेरे मित्र, हमको भी मालूम है कि क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा, लेकिन क्या कंसेप्ट भी चेंज हो जाएगा? आपको जो मैंने न्यूटन का 3 लॉ बताया है वो चेंज हो जाएगा क्या? टीसीएस इस बार चेंज कर देगा, चौथा नियम ले आएगा क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको मैंने रेजिस्टेंस बताया है, रेसिस्टिविटी बताया है, ओम्स लॉ बताया है, क्या ये सब टीसीएस इस बार चेंज कर रहा है? लेकिन सवाल ये है कि गुरुजी हम इतना सब चीज करने के बाद अपने आप को आंकेंगे कहाँ? कि ग्रुप डी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और आपका ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त से मल्टीपल फेजेस में होना है। ऐसे में आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में द्वंद्व चल रहा होगा कि गुरुजी अब बचे हुए समय में साइंस को किस तरह से पढ़ा जाए ताकि हम साइंस में बेस्ट स्कोर कर पाए। तो मेरे मित्र, अगर हम लोग 17 अगस्त और अभी के टाइम की बात करें तो गैप जो है वो मोटा मोटी 45 दिन का है, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए 40 दिन मान के चलते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ग्रुप डी साइंस को 40 दिन में स्मार्ट अप्रोच के सहारे किस तरह से पढ़ा जाए ताकि आप बेस्ट स्कोर कर पाओ, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम लोग बात कर रहे होंगे ये जो एग्ज़ाम डेट जैसे ही आया है, आप में से बहुत सारे मित्र फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। भाई क्यों फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए हो यार 3 साल से तैयारी कर रहे हो और ये एग्ज़ाम डेट आ गया तो क्या कौन सी ये अचानक सी घटना हो गई? इसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था और आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी इस समय में आकर के आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट और एग्ज़ाम डर तो बिल्कुल नहीं लेना है सर, कभी भी अपने माइंड पे नहीं लेना है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर युद्ध में जाने से पहले आप डर जाएंगे तो फिर आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए अभी जो आपके पास समय बचा है उसमें आपको 0% टेंशन लेना है और 100% वर्क करना है। कोई आपको टेंशन ही नहीं होना चाहिए, ना एग्ज़ाम का होना चाहिए, ना फैमिली का होना चाहिए, ना किसी और चीज़ का होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका टेंशन एक ही है और वो है आपका एग्ज़ाम और वो है आपका डेली रूटीन। आपने 3 साल क्या करा उससे कोई मतलब नहीं है, 40 दिन क्या करेंगे इससे बहुत ज़्यादा मतलब है। ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। तो ये एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेशर को रिलीज़ करें। आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना होगा और आपको खुद समझना होगा कि अब हमको इस 40 दिन में क्या करना है। मेरे मित्र, 3 साल से आपने जो भी पढ़ा वो बहुत सही है, जितना भी मेहनत किया वो भी बहुत सही है, लेकिन ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है जो अगला 40 दिन है इसमें आप अपने आप को किस तरह से पिरो रहे हैं। और ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में अपने रूटीन को, अपने शेड्यूल को मेंटेन करने की। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप सभी एग्ज़ाम फियर को अपने मन से निकाल देंगे, प्रेशर रिलीज़ कर देंगे और क्या करेंगे तो एक शानदार रूटीन बनाएंगे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि अगर फलना 4 बजे सुबह उठ करके पढ़ रहा है तो आप भी 4 बजे सुबह उठ के ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक का माइंड अपने हिसाब से काम करता है। हो सकता है कि आप दोपहर में कंफर्टेबल हो सकता है कि आप रात के 12 बजे कंफर्टेबल हो सकता है कि आप रात के 2 बजे कंफर्टेबल हो। तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, जैसा आपका बॉडी रिक्वायर करता है, आपको कब रेस्ट चाहिए, आपको कब क्या करना चाहिए, उस हिसाब से अपना एक डेली शेड्यूल सेट कर लो पढ़ाई का और साथ ही साथ जो आपका डेली लाइफ है उसका। और बस एक ही चीज़ सोचना है कि डेली लाइफ का रूटीन गड़बड़ हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये जो पढ़ाई वाला शेड्यूल है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक प्रण लेना होगा 40 दिन के लिए, और वो प्रण क्या होगा? वो प्रण होगा कि जो हमारा डेली का पढ़ने का शेड्यूल है वो शेड्यूल ना बिगड़े, किसी भी हालात में ना बिगड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अभी टेंशन 0% लेना है जबकि वर्क 100% लेना है। आपको बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ करना है। तो आप अपने डेली हिसाब से पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लीजिए और पढ़ाई का जो शेड्यूल है उसमें जो आपका मैक्सिमम पढ़ाई का टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 8 से 10 घंटा। मेरे मित्र, इनफ है 8 से 10 घंटा। अगर आप डेली पढ़ाई करते हो, हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलते हो, रिवीजन करते हो, तो ये आपके लिए इनफ है सर, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ज़रूरत है कितना? 8 से 10 घंटा पर डे मेहनत करने की। मेहनत में क्या करना है? रिवीजन करना है। चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, वो फिजिक्स हो या फिर आपका केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जो भी है उसको आपको करना है।
अब सवाल ये है कि गुरुजी ये तो सारे सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन मसला तो हमारा बार बार फंसता है साइंस में आकर के। यहाँ पे तो हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ दिया जाता है पता ही नहीं चलता है। मेरे मित्र, अगर आप भी अभी ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ दिया जाता है पता ही नहीं चलता है, तो बिल्कुल आप तैयारी नहीं की हो 3 साल से, आपने नहीं पढ़ा है इसीलिए आप ये कह रहे हो। और अगर आप पढ़े हैं तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है हमको पता नहीं चलता है। फिर भी बहुत सारे मित्रों के मन में सवाल उठता है कि गुरुजी सब तो ठीक है, लेकिन हम साइंस पे किस तरह से पकड़ बनाएं, इसका जो फैक्ट है, कंसेप्ट है, हमको याद ही नहीं रहता है, हम क्या करें। तो मेरे मित्र, आपको यहाँ पे करना ही होगा, क्या करे वाला क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, आपको यहाँ पे करना होगा। तरीका क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आप 9th किए हैं, 10th किए हैं, 11th किए हैं, 12th किए हैं, तभी तो आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म डाले हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, आपने 9th 10th में तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा ही होगा, और आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के, वो टोटल हैं 25 क्वेश्चन। और ये 25 क्वेश्चन जो है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से है, और इन तीनों का बेसिक आपने ऑब्वियसली कभी ना कभी पढ़ा है। अब ज़रूरत क्या है? तो अब ज़रूरत है कि जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या है, केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या है, बायो से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या है। तो मेरे मित्र, मैं आपको इसके लिए रेफर करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और भोकाल सीरीज के किसी भी एक सेशन को देख लें, जो आपका ग्रुप डी शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन सॉल्यूशन है, उसमें से किसी भी एक सेशन को देख लें, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। और मेरी माने तो आपके एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आपका लगभग में 70% क्वेश्चन ऐसा होता है, 70% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको मेरे मित्र, अगर आपका बेसिक ठीक है तीनों ही पोर्शन का, तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ध्यान देंगे कि 15% क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, 15% क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे हमको कलम चलाना होगा, माइंड पे बल देना होगा। आप इसको मॉडरेट क्वेश्चन के श्रेणी में रख सकते हैं। और 15% क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो लगेगा इसको तो हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है, ये हमारे लिए नया शब्द है, तो इसको हम टफ के श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब क्या कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 25 क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन आपका इजी रहेगा, बेसिक ठीक ठाक है, आप आराम से लगा लोगे। आपका 15% क्वेश्चन बेसिक से और आपका एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, आप उसको भी आराम से कर लोगे। रही बात 15%, तो इसमें से आप 10% क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो जब आपका बेसिक और उससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल का सही है। अगर आप कुल मिला करके ऑल इन ऑल बात करो तो 70% आप यहाँ से गेन कर सकते हो, 15% में से आप मान लो यहाँ से 10% गेन कर लो, और मान लो यहाँ से भी आप 8% गेन कर लो। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे की बात कर रहा हूँ, 8% गेन कर लो, तो 70 10 80 होता है, और 80 8 88 होता है। मेरे मित्र, 25 क्वेश्चन का आप 88% निकाल लेना, इतना काफ़ी है आपको एग्जाम में पास करने के लिए। और मेरे मित्र, आप में से कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो साइंस में 90% स्कोर कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत करा है। आप कहेंगे कि गुरुजी ठीक है, ये 88% कवर कैसे होगा? तो मेरे मित्र, इसके लिए आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको ग्रंथ उल्टाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक साइंस पूछा गया है, यहाँ पे जेई और नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं दागा जाएगा आपसे, यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा यहाँ पे स्मार्ट रिवीजन। आपको क्या करना होगा? स्मार्ट रिवीजन। बहुत सारे मित्र समझ रहे होंगे कि ये स्मार्ट रिवीजन क्या होता है, बहुत सारे मित्र नहीं समझ रहे होंगे कि स्मार्ट रिवीजन क्या होता है। बहुत सारे मित्र ये भी कहेंगे कि गुरुजी हमने कई बार सुना है स्मार्ट रिवीजन, लेकिन मालूम ही नहीं है कि इसमें हमको करना क्या होता है। लोग तो बस इतना बता देते हैं ये चैप्टर छांट दो, इस चैप्टर को पढ़ लो, हो जाएगा काम। लेकिन मेरे मित्र, स्मार्ट रिवीजन का मतलब चैप्टर छांटना नहीं होता है। ये तो हो गया सर पढ़ाई को हल्का करना, ये तो हो गया सिलेबस को आधा अधूरा करना। स्मार्ट रिवीजन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ योर थिंकिंग स्किल।
स्मार्ट रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सोच है किसी भी एक पोर्शन के लिए, उसको आप डेवलप करो ना, उसको आप विकसित करो ना।